हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी एक कविता लेकर आए हैं। बहुत ही मज़ेदार कविता है। इस कविता के अंदर एक कहानी है, साथ ही कुछ सीख भी है। तो चलिए उस कविता को पढ़ेंगे, मज़े उठाएंगे और फिर आखिर में हम ये देखेंगे कि उस कविता में हमारे अंदर पास सीख क्या दी गई है, कि क्यों क्या सीख होती है जो हमारे बड़ों द्वारा हमें दी जाती है और कभी कभी हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले कविता पढ़ते हैं, कविता के मज़े उठाते हैं, फिर इस कविता के उद्देश्य पे जाएंगे, यानी सीख पर जाएंगे कि हमको मिल क्या रही है। तो जानते हैं, ये है हमारी कक्षा 5वीं की हिंदी की हमारी बुक है रिमझिम। उसका अध्याय है 12, गुरु और चेला। ये एक कविता है। कविता को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी व्याख्या को लिखने के तरीके को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तो क्या है, पहले कविता है, देखिए। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यह यहाँ बजता बाजा। तो अब क्या है, यहाँ पर बताया कि एक गुरु थे और एक उनका चेला था। उनके पास कुछ भी नहीं था, पैसा, ढेला का मतलब पैसा वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चलो हम चलते फिरते किसी एक नगरी में चलते हैं। जब वो उस नगरी में पहुंचे तो देखा कि वहाँ की सड़कें जितनी सी सब बड़ी चमाचम बहुत अच्छी थी। तो रास्ते में उन्हें एक ग्वालिन मिली, ठीक है। उसके सर पे एक गगरी रखे लेकर वो जा रही थी। गुरु ने कहा, ग्वालिन ये बताओ कि ये नगरी कौन सी है, यहाँ पे किसका सुयश बसता है, यानी कि यहाँ का राजा कौन है। तो फिर कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो वो क्या बोलते हैं कि पंडित जी और पंडित जी के चेले आप यहाँ पधारे हैं, यानी कि आप यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर टके सेर यानी कि जो पैसा होता है उसको टका भी बोलते हैं। आप बांग्लादेश की राशि है टका, लेकिन यहाँ पे भी पहले टका चलती थी तो उसको बोला जाता था, बहुत पहले की बात है ये। तो वो टका सेर यानी कि एक टका एक पैसा आप समझ लो। उसी में अगर आप लोगे तो जो भी सब्जी लोगे वो सिर्फ एक टके में मिल जाएगी आपको। आप मिठाई लेने जाओगे तो भी टके में, मतलब कुछ भी आप खरीदो आपको एक टके में आपको सब कुछ मिल जाएगा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। तो गुरु को समझ में आ गया, भाई गुरु पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा हमें यहाँ नहीं रहना। क्यों? क्योंकि ये अंधेर नगरी थी, यहाँ पे कोई नियम कायदे नहीं, जो कुछ था जो चल रहा था फालतू का था। तो उन्होंने बोला मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ रहकर अपनी जान के ऊपर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना, अपनी जान को मुसीबत में हमें यहाँ डालना ही नहीं। अब ये जो कविता थी, अब इसके प्रसंग हम देखिए, आप बहुत लंबी कविता है, हमने यहाँ आपको 4 छंद बताए हैं। इन्हीं छंदों के हम यहाँ पर पहले प्रसंग करेंगे और फिर इनके अर्थ को बताएंगे कि अर्थ कैसे लिखेंगे। तो देखिए अब आपके सामने प्रसंग आ गया है, क्या दिया है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता गुरु और चेला से ली गई है। इसके रचयिता मोहनलाल द्विवेदी हैं। तो जब भी आप प्रसंग लिखोगे, कविता कौन सी बुक से है, कौन से पाठ संख्या से है, पाठ का नाम क्या है, इसके कविता के लेखक कौन है, कवि कौन है, ये सब आपको देना पड़ता है। तो ये हम प्रसंग में दे देंगे। अब इस पूरी कविता को जो हमने पढ़ा है, इसके अर्थ को हम लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, कोई कभी कभी आ जाता है, कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं और बोला जाता है कि इसका आप अर्थ लिखिए। तो आपके पास जब ये चीज़ रहेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। एक गुरु थे और उनका एक चेला था, दोनों के पास एक भी पैसा नहीं था। फिर वे घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए। नगर की सड़कें चमक रही थी। उन्हें एक ग्वालिन दिख गई, उसके सिर पर घड़ा था। गुरु ने ग्वालिन को रोक कर पूछा कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है।
यहाँ किसकी प्रसिद्धि का डंका बजता है। तो अब ग्वालिन क्या कहती, गुरु ने जब ग्वालिन से पूछा कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है, तो ग्वालिन ने बढ़ कर कहा, महाराज पंडित, भले ही आप यहाँ आए हैं लेकिन यह अंधेर नगरी है, इसका राजा निरा मूर्ख है, यहाँ सब कुछ टके सेर मिलता है, चाहे वह भाजी हो या खाजा। खाजा एक तरह की मिठाई होती है बेटा, तो उसमें क्या है ना, चाहे आप सब्जी ले लो चाहे आप खाजा ले लो, बड़ी अच्छी सी मिठाई होती है, तो आपको जो कुछ भी आप लोगे सभी टके सेर मिलेगा। सुनकर गुरु का माथा ठनका, उन्होंने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी पल अंधेर अर्थात कुछ भी अनर्थ हो सकता है, अतः उन्हें ऐसी मुसीबत में पड़कर जान नहीं देनी है, यहाँ से फौरन चल देना चाहिए। तो गुरु ने ये निश्चय किया कि हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें आगे चलना है। अब आगे कविता क्या है, गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूंगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला, टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। तो अब क्या हुआ, गुरु ने कहा कि मुझे यहां नहीं रहना, लेकिन चेला नहीं माना। चेला क्या बोलता है कि मैं तो यहीं रहूंगा। तो गुरु चले जाते हैं और वो मोटा चेला यहां पर अकेला रह जाता है। फिर अब वो क्या करता है कि चलो अब हम हाट यानी कि बाजार देखने चलते हैं। बाजार गया, वो शहर के बाजार में गया, तो वहां क्या देखकर अजब चीज थी, वहां पे हल्दी ले लो वो भी टके सेर, आप क्या कहते हैं जीरा ले लो वो भी टके सेर, ककड़ी ले लो वो भी टके सेर, खीरा ले लो वो भी टके सेर। मतलब आप जैसे, अब आप टके को नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझो कि आप अपने हाथ पे 10 रुपीज का नोट लेकर गए हो। अब 10 रुपीज में आपको हल्दी भी मिल जाएगी, 10 रुपीज में जीरा भी मिल जाएगा, 10 रुपीज में खीरा भी मिल जाएगा, ककड़ी भी मिल जाएगी, आप जो कुछ लेना चाहो आपको सब कुछ मिल जाएगा 10 रुपीज में। अब होता है ना, हम लोग मार्केट जाते हैं तो क्या होता है, कोई चीज 10 रुपीज में मिल रही है, कोई 20 में मिल रही है, कोई 40 में मिल रही है, कोई 100 में मिल रही है, तो सबका रेट अलग अलग होता है ना भाई। रेट की वैल्यू के हिसाब से हर एक चीज का रेट अलग अलग रहता है, लेकिन वहां पे क्या था, हर चीज 10 रुपीज मिल रही थी। तो ये अंधेर नगरी तो हुई, किसी में भाई लागत ज्यादा लगती है, किसी में कम लगती है, लेकिन वहां पर हर चीज को एक ही रेट में लगा रखा था। फिर आगे चलते हैं हम। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल झलकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। तो अब क्या हुआ कि उसने फिर आगे देखा कि यहाँ पर टके सेर में रबड़ी और मलाई भी मिल जाती है, जबकि रबड़ी मलाई तो बहुत महंगी मिलती है, लेकिन वहां पे रबड़ी और मलाई भी टके सेर में मिल रही थी। अब भाई चेले को तो बड़ी मजा आई और उसने खूब खारी रबड़ी और मलाई, काफी दिन तक वो खाता रहा, खा खा के अच्छा सा मोटा सा हो गया वो खूब। अब सुनो अब इसके आगे क्या हुआ, आगे का क्या बताते हैं, आगे बताते हैं एक दिन खूब बारिश हुई, खूब बजरी चमक रही थी, खूब तेज आंधी पानी बारिश खूब एक रात हो रहा था। अब यहाँ से आगे चलते हैं, अब फिर से हम प्रसंग देंगे। अब ये जो 4 छंद हमने पढ़े, इसी छंदों को हम पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता गुरु और चेला से ली गई हैं। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं। अब ये जो हमने 4 छंद पढ़े, इसके अर्थ क्या थे। ग्वालिन से यह जानने पर कि अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा मूर्ख है, गुरु ने तुरंत उस जगह को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने चेले से चलने को कहा, परंतु वह माना नहीं। गुरु चले गए और चेला रह गया। एक दिन वह नगरी का बाजार देखने निकला। वह हैरान रह गया यह जानकर कि वहां सब कुछ टके सेर बिक रहा था, चाहे वह खीरा हो या ककड़ी, हल्दी हो या जीरा, सभी कुछ टके सेर था। उस अंधेर नगरी में सब कुछ टके सेर मिलता था, अतः चेले ने खूब रबड़ी मलाई खाई। कवि कहता है कि
अब आप मूर्ख राजा की अंधेर नगरी का आगे का ताजा हाल सुनिए। मतलब आगे और क्या हुआ हम ये सुनाते हैं। उस साल वहां खूब बरसात हुई, खूब पानी बरसता था, खूब बिजली चमकती थी और खूब बादल गरजते थे। जब चेला था ना तभी की बात, खूब बरसा। फिर क्या हुआ आगे? गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया? कहा संतरी ने महाराजा साहब, ना इसमें खता मेरी न मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी। तो आप क्या कहते हैं कि वहां पर जब इतनी बारिश हुई, सब कुछ हुआ, तो राज्य की एक दीवार गिर गई। बहुत बड़ी दीवार थी। राजा तुरंत ही अपने बहुत सारे सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। अब तुरंत ही झपट के संतरी को बुलाया जाता है। संतरी मतलब सिपाही को बुलाते हैं। अब उन्होंने तुरंत पूछा कि ये दीवार किसने गिराई है, बताओ तो भाई संतरी डर जाता है। बोलते महाराज साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने नहीं गिराई है इसको। यह दीवार पहले से ही कमजोर बनी थी, इसे गिरी ना ये मोटी घनी थी। मतलब इसे बहुत ही मोटा और जो है ना गहराई से नहीं बनाया गया था। जब भी कोई दीवार बनती है तो पहले गड्ढा खोद के थोड़ा गहराई से बनाते हैं। तो कहने का मतलब था उनका कि ये गहराई से नहीं बनी थी और घनी मतलब मोटी भी नहीं थी, ये तो पतली दीवार थी, इसलिए वो गिर गई। आगे क्या होता है? खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको सजा दो। कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। तो अब क्या होते हैं, जब वो बोलते हैं कि सही नहीं बनी, तो उससे संतरी बोलता है कि ये कारीगर की खता है, यानी कि जिसने इस दीवार को बनाया है उसकी ये खता है। तो जल्दी से क्या हुआ, उसमें जो है कारीगर को वहां झट से बुलाकर बैठाया गया। कहा महाराज ने कारीगर को सजा दो। अब मतलब अगर ये कारीगर की वजह से गिरी है तो कारीगर को सजा दो और तुरंत इसने जो गलती करी है इसको सजा दे, जो भी इसको सजा मिलनी। कहा कारीगर ने, अब तुरंत जैसे उसको सजा की बात हुई, उसने कहा, तुरंत उसने देरी नहीं लगाई, उसने कहा ये मेरी खता नहीं है। तुरंत बोलने में देरी नहीं लगाई और तुरंत क्या बोलता है, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी, यानी कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो अब इन चारों छंदों की व्याख्या कैसे लिखेंगे देखिए। फिर से प्रसंग उसी तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता गुरु और चेला से ली गई है। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं। तो अर्थ क्या होगा, उस अंधेर नगरी में बरसात के दौरान इतनी बारिश हुई कि राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा तुरंत वहां पहुंच गया। उसने संतरी को बुलाया, उससे दीवार गिरने का कारण पूछा। संतरी ने झट जवाब दिया कि दीवार उसकी गलती से नहीं गिरी है, दरअसल दीवार कमजोर बनी थी, मोटी और घनी नहीं थी, इसलिए गिर गई। जब राजा ने संतरी से दीवार गिरने का कारण पूछा तो उसने कहा कि दीवार कमजोर बनी थी इसलिए गिर गई। इसमें गलती उसकी नहीं बल्कि कारीगर की है। कारीगर को फौरन बुलाया गया। राजा ने आदेश दिया कि कारीगर को सजा दो, इसकी गलती से दीवार गिरी है, अब इसे मौत दो। कारीगर ने बिना एक क्षण विलंब किए बोल पड़ा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मतलब मैंने इसमें कोई गलती नहीं करी है। अब वो आगे क्या बोलता है अपनी सफाई के लिए कि यह भिष्टी की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिष्टी बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया फिश्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसमें मशक को बनाया, कि ज्यादा ही उसमें था पानी समाया।
तो अब ये क्या कहता है कि क्या उसने बोला कि कारीगर ने कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें भिष्टी की गलती है। भिष्टी कौन होता है? जो पानी देता है। उसके पास एक मशक रहता है चमड़े का, बढ़िया सा बड़ा सा जानवर की खाल का एक चमड़ा बनता है, उसके अंदर उसको सिल के उसके पानी भरता है और उसी से वो पानी देता है। आप कभी देखोगे कोई पुरानी मूवीज वगैरह देखोगे ना, तो वो एक इतनी बड़ा लेके ऐसे करके सड़क पे पानी देना, किसी को पानी पिलाना, कहीं पे भी किसी को पानी को जरूरत हो तो वो भिष्टी पानी दिया करता था। तो भिष्टी होता है कौन? जो पानी देता है। तो उसने सीधे बोला कि इसमें भिष्टी की गलती है कि उसने जो है गारा गीला कर दिया। गारा मतलब जो दीवार बनाई जाती है ना, तो ईंटों से दीवार बनती है, तो उसको चिपकाने के लिए जो पेस्ट बनता है ना, सीमेंट वगैरह का, सीमेंट बालू मोरंग का जो बनता है ना, वो पानी मिला के उसको गीला किया जाता है। तो कारीगर ने बोला कि भिष्टी ने उसमें पानी ज्यादा डाल दिया था, इसलिए वो गारा जो है गीला हो गया था, इसलिए ये कमजोर बनी दीवार। तो उसने ये गलती थी। कहा राजा ने तुरंत बोला कि भिष्टी को बुलाओ, पकड़कर उसे जल्दी से फांसी चलाओ। उसकी गलती है तो उसको यहां बुलाओ और तुरंत ही उसको पकड़कर फांसी पे चढ़ा दो। चला आया भिष्टी, हुई ना देरी। उसको बुलाया गया, भाई राजा ने बुलाया था, तुरंत ही वो वहां पर आ गया। उसने कहा कि इसमें मेरी कोई खता नहीं है। अब वो भी बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है। भिष्टी क्या बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, यह गलती जिसने मशक को बनाया, यानी कि जिसके अंदर पानी भरा जाता है। तो उसने बोला कि ये उसकी गलती है जिसने मशक को बनाया था, किया ज्यादा ही इसमें था पानी समाया। उसने इतनी बड़ी मशक बना दी कि उसमें बहुत ज्यादा पानी समा जाता था। तो आगे क्या होता है? मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की है शरारत, उन्हीं की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी, ये गलती है बिरानी। तो अब यहाँ पे वो क्या बोलता है? मशक वाले को बुलाया जाता है कि भाई मशक उसने गलती बने, तो मशक वाले को बुलाया जाता है तो मशक वाला तुरंत बोल देता है कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है मंत्री की। तो भाई मंत्री की गलती कैसे? क्योंकि उन्होंने मशक बनाने के लिए जो चमड़ा था ना, वो उन्होंने दिया था, मैंने कोई चमड़ा चुराया नहीं था। उन्होंने जो है बड़े जानवर का चमड़ा दे दिया था और उसमें जो है जब मैंने बनाया तो उसमें बहुत सारा पानी भर जाता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है बिरानी, यानी किसी और, पराई। बिरानी का मतलब क्या है? पराई, किसी और की गलती है, इसमें मेरी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता गुरु और चेला से ली गई है। इसके रचयिता सुहनलाल द्विवेदी हैं। अब इसको अर्थ कैसे लिखेंगे? जब राजा ने संतरी के माध्यम से जाना कि कारीगर की गलती से दीवार गिरी है तो उसको फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। कारीगर ने तुरंत अपना बचाव किया, उसने भिष्टी को दोषी करार दिया। उसने राजा से कहा कि उसकी गलती से दीवार गिरी है क्योंकि उसी ने गारा गीला कर दिया था। राजा के आदेश पर भिष्टी को बुलाया गया। भिष्टी को देखते ही राजा ने उसे फांसी चढ़ाने का हुक्म दे दिया। भिष्टी ने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है बल्कि मशक बनाने वाले की गलती है। उसी ने इतनी बड़ी मशक बना दी कि उसमें पानी ज्यादा समा गया, जिसके कारण दीवार कमजोर हो गई और गिर गई। भिष्टी बरी हो गया, अब उसको बरी कर दिया गया। उसने कहा मशक वाले को बुलाओ। अब मशक जिसने बनवाया उसने भी चतुराई से अपना बचाव किया। कहा दीवार गिरने में मेरी नहीं बल्कि मंत्री की गलती है, यह उन्हीं की भूल है और उन्हीं की लापरवाही है। उन्होंने ही मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलवाया था, मैंने चमड़ा चुराया नहीं और एक बड़ी मशक बना दी। इस मशक में पानी ज्यादा भरता है, इस प्रकार यह गलती मेरी नहीं बल्कि किसी और की है। तो उन्होंने क्या किया? बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया, तो जितना दिया था मैंने उतने बना दिया। अब क्या करते? अगर उसमें चमड़ा काट के अलग करते तो चुरा के मैं अपने पास रख लेता, वो जितना चमड़ा बचता, तो वो गलत होता। इसलिए मैंने कोई चमड़ा नहीं चुराया, जितना उन्होंने दिया था उतनी बड़ी मैंने मशक बना दी थी। चलो भाई, मशक वाला भी बच गया। अब आगे बारी आई मंत्री की। क्या है? मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता।
कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब क्या हुआ, जब बताया गया, मशक वाले ने बोला कि भाई मंत्री की गलती है, तो तुरंत मंत्री को बुलाया गया और कहा गया इस मंत्री को तुरंत ही फांसी चढ़ा दो। लेके गए जल्लाद उसे तुरंत ही पकड़कर फांसी चढ़ाने के लिए। लेकिन देखते क्या, मंत्री तो इतना दुबला पतला, उसकी गर्दन तो बिल्कुल दुबली पतली, अब वो फांसी का फंदा ही उसमें नहीं फंस पा रहा था। तो राजा परेशान, तो राजा ने कहा तुरंत एक आदमी को पकड़कर लेकर आओ जिसकी गर्दन मोटी हो और उसको तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। आगे क्या हुआ, चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। अब क्या हुआ, जो जितने भी संतरी सिपाही थे वो सभी चल दिए एक मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को देखने। बाजार पहुंचे तो देखा कि चेला बैठा हुआ खूब मजे से हलवा खा रहा है, खूब उसकी गर्दन मोटी है। तो संतरी ने क्या बोला कि भाई आपको राजा ने न्योता दिया है, आपको वो बुला रहे हैं। तो भाई मंत्री बड़ा खुश हो जाता है कि आज हमको राजमहल में न्योता आया है, आज तो मैं बहुत खूब छक के खाऊंगा। न्योता मिला है, खूब अच्छे से पकवान बने होंगे राजमहल में, खूब अच्छे से खाऊंगा। जब वहां पहुंचा तो वहां उसे एक अजब ही झमेला दिखाई दिया। वो तो खाने की पर्पज से गया था, लेकिन वहां तो पता चला कि वहां तो कुछ और ही माजरा है, वहां तो उसको फांसी चढ़ाने की तैयारी हो रही है। अब इन 4 छंदों को हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम 5 भाग 5 में संकलित कविता गुरु और चेला से ली गई है। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी। आप देख रहे होंगे कि प्रसंग सभी जगह एक है, इनमें बदलाव नहीं होता, क्योंकि बुक वही है, चैप्टर नंबर वही है, चैप्टर वही है, कविता वही है, तो जो कवि हैं वो भी वही होंगे, तो उनमें बदलाव नहीं होता, अर्थ में बदलाव होगा। जब राजा को बताया गया कि दीवार मंत्री की वजह से गिरी है, तो उसने मंत्री को हाजिर होने का आदेश दिया। मंत्री आया तो राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने को कहा। सुनकर फौरन जल्लाद आ गया और मंत्री को उसी क्षण लेकर चला फांसी पर चढ़ाने के लिए। किंतु मंत्री काफी दुबला था, उसकी गर्दन इतनी पतली थी कि फांसी के फंदे में नहीं आ पाती थी। अतः राजा ने उसकी जगह किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़कर लाने को कहा, ताकि उसे अच्छी तरह फांसी पर चढ़ाया जा सके। अब संतरी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को खोज में निकल पड़े। बहुत जल्दी उन्हें चेला हलवा खाते हुए मिल गया। उन्होंने चेले से कहा, महाराज ने आपको न्योता दिया है, अतः फौरन आप चलिए। चेला मन ही मन खुश हुआ, यह सोचकर राजा के दरबार में खूब छक कर खाएगा। लेकिन आकर देखा तो वहां एक नया झमेला खड़ा था। चारों तरफ लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। तो अब उसके आगे क्या होता है, यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बकबक मचाओ। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहां पर झमेला। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। अब क्या होता है, राज जब वहां पहुंचा उसने देखा तो अजीब झमेला है। उसने कहा राजा ने बोला इस मोटी गर्दन वाले को तुरंत ही फांसी चढ़ाओ। तो चेला बोलता है भी कि क्या मेरी खता है, पहले गलती तो बताओ, फांसी चढ़ाने जा रहे हो। तो राजा बोलता है कि चुप हो जाओ, बकबक नहीं करो, अपनी गर्दन अब मोटी गर्दन आगे बढ़ाओ और चुपचाप फांसी चढ़ जाओ। मगर चेला भी चालाक था, तो उसने तुरंत वहां पर खूब झमेला मचाया, खूब जो है माचुप हो ही नहीं रहा था। उसने बोला कि सबसे पहले जो है मेरे गुरु को बुलाऊं, उसके बाद तुम्हें मुझे फांसी चढ़ाना हो तो चढ़ा देना, पहले मैं अपने गुरु जी के दर्शन करूंगा, उसके बाद ही फांसी चढ़ूंगा। फिर क्या होता है, गुरु जी बुलाए गए झट वहां पर कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरु जी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उसमें धक्का बड़ा रेला पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। अब क्या हुआ, गुरु जी को तुरंत बुलाया गया। गुरु जी ने देखा जहां पे वो खड़ा था वो बहुत रो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई वो तो मरने वाला था, परेशान था, तो रोए जा रहा था।
गुरुजी को सारी चीजें समझ में आई। तुरंत ही वो चेले को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ उन्होंने बोला, कुछ मंत्र करा, कुछ करके बोला, और तुरंत ही जैसे वो हटे दोनों ही आपस में झगड़ने लगे। मतलब गुरु और चेला दोनों आपस में झगड़ने लगे। अब क्या झगड़े? गुरु बोला मैं फांसी चढ़ूंगा, चेला बोला मैं फांसी चढ़ूंगा। अभी कोई फांसी चढ़ने को तैयार नहीं था, लेकिन गुरु के आते क्या हुआ, गुरु बोलता कि मैं फांसी चढ़ूंगा और चेला बोलने लगा कि मैं फांसी चढ़ूंगा। अब इसके आगे क्या, सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रसंग वैसा ही रहेगा जैसा अभी तक हम पढ़ते आए हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता गुरु और चेला से ली गई हैं। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं। अर्थ क्या होगा? मोटी गर्दन वाले चेला को देखकर राजा ने तुरंत उसे फांसी चढ़ाने का आदेश दे दिया। चेले ने राजा से पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है, कम से कम मेरी गलती तो बताएं। राजा ने फौरन ये कहकर उसे चुप करा दिया कि ज्यादा बकबक मत करो। लेकिन चेला बुद्धू नहीं था, चालाक था। उसने वहीं पर एक बड़ा झमेला खड़ा कर दिया। कहा मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले मेरे गुरुजी के दर्शन कराओ। चेले के कहने पर उसके गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने चेले को रोते हुए पाया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई। किसकी? गुरु और चेला की। दोनों जमकर लड़ने लगे। गुरु कहता मैं फांसी पर चढ़ेगा। दोनों में इससे कोई अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। दोनों जिद कर रहे थे, मैं चढ़ूंगा मैं चढ़ूंगा। दोनों ही जिद पर अड़े हुए थे। अब उसके आगे कविता क्या होती है? हटाए न हटे अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। अब क्या दोनों में ऐसा झगड़ा हो गया कि छुड़ाया जाए तो छूटे नहीं, चुप करने के बाद चुप नहीं हुए, लड़ते जा रहे। भाई राजा आए, राजा पूछते क्या बात है, क्यों ऐसे दोनों लोग फांसी चढ़ने के लिए इतना परेशान हो रहे हो, कारण तो बताओ। तो अब गुरु ने सारी बात राजा को बतानी शुरू करी। राजा को बताया कि ये जो मुहूर्त है, जिस मुहूर्त पे फांसी दी जा रही है, ये मुहूर्त बहुत अजब है। इस मुहूर्त पे जिसको भी फांसी चढ़ाई जाएगी वो राजा नहीं बनेगा, वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, पूरे विश्व पर राज करेगा और उस पर बहुत ही बड़ा पूरे विश्व का छत्रछाया होगा। छत्र मतलब वो पूरे विश्व में शासन करेगा। अब क्या हुआ? कहा राजा ने बात सचगर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो अब क्या था यहाँ पर कि राजा को सारी सच बात जब पता चली कि कहीं ऐसा होगा, तो राजा ने तुरंत ही निर्णय लिया कि नहीं, इन दोनों को नहीं, मुझे फांसी पर टांगो। और राजा को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। जब वो फांसी पर चढ़ जाता है तो सारी प्रजा, सभी लोग बहुत खुश हो जाते, क्योंकि अंधेर नगरी थी, उसका राजा ही, राज के जो नियम थे वही बेकार थे। तो जब वो गए, सब लोग आपस में एक दूसरे को बधाई दें, बहुत उत्सव मनाया गया पूरे ही राज दरबार में। तो इस तरीके से कविता हमारी यहाँ खत्म हुई, लेकिन इस कविता के अभी छंद के अर्थ तो हमें पढ़ने हैं ना, तो पहले उन्हें देखते हैं। तो प्रसंग हमारा फिर से वही रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता गुरु और चेला से ली गई है। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं। तो इसको हम उसी तरीके से रखेंगे। अब इसके अर्थ पे आते हैं। क्या दिया है? फांसी पर चढ़ने के लिए गुरु और चेले में भिड़ंत हो गई। दोनों ऐसे लड़ने लगे कि हटाने से भी नहीं हटते थे। राजा ने बढ़कर पूछा कि आखिर बात क्या है। इस पर गुरु ने बताया कि यह फांसी पर चढ़ने का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। उसके सिर पर पूरे संसार का ताज होगा, मतलब वो पूरे संसार पर राज करेगा, पूरे संसार का राजा होगा। जब राजा को गुरु की बात पता चली, इस शुभ मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो उसने कहा अगर यह बात सच है तो मैं स्वयं ही इसी क्षण फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार राजा फांसी चढ़ गया। प्रजा ने खुशी की लहर दौड़ गई। मूर्ख राजा के मरते ही घर घर में बधाई के बाजा बजने लगे।
तो इस तरीके से ये पूरी कविता थी हमारी। तो कविता में जो सीख थी ये कि सबसे पहली सीख ये थी कि गुरु ने पहले ही चेले को मना किया था कि ये अंधेर नगरी है, कि यहाँ के नियम सही नहीं है, तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो हमसे बड़े थे, उन्होंने अगर कोई चीज़ मना करी है तो बगैर रीज़न जाने हमें उनकी बात को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा भला ही चाहते हैं। तो जब भी कभी आपके पेरेंट्स या आपके मम्मी पापा दादू दादी नाना नानी कभी आपसे कोई ऐसी बात कहें तो उन्हें बिना किसी रीजंस के तुरंत मान लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरी सीख पे कि कोई आपको इतना चट से बुद्धू बना जाता है, जैसे गुरु ने वहां पर चेले से मिलके एक बुद्धू का कराया और राजा उसमें फंस जाता है चाल में कि और अपनी जान गंवा बैठता है। तो इसलिए कभी भी दूसरे के कहे में ऐसे मत आइए, क्योंकि आपको बहकाने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं। हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ों में फंसने से बचाती है। तो सबसे पहले सीख क्या हुई कि हमेशा बड़े अगर कोई चीज़ बात बोलते हैं तो ध्यान से सुनिए और उनकी बात को बिना किसी उसके मानने की कोशिश करिए। और अगर कोई आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, फुसलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अपनी बुद्धि से मात देने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं हो कि आप उसके चक्कर में फंस जाएं। तो ये दो सीखें हमें इस कविता से मिलती हैं। अब इसी पार्ट में हमारे पास एक और कहानी दी हुई है। वो कहानी कौन सी है? बिना जड़ का पेड़। देखी दी है ना ये कहानी, बिना जड़ का पेड़। तो अब हम उसी को पढ़ते हैं कि इस कहानी में हमारे पास क्या दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा मजेदार कहानी है, पढ़ना शुरू करते हैं। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा कि महाराज, मैं व्यापारी हूं और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूं। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूं, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी हैं, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हो जाऊंगा। एक बड़ा ही चतुर व्यापारी था, चालाक व्यापारी। उसके पास एक बड़ा सा संदूक था। वो संदूक लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा उपहार लाया हूं, एक ऐसा पेड़ लाया हूं जो बिना बीज के उगता है। तो उन्होंने बोला कि व्यापारी ने कि ये सारा उपहार आपके लिए है, लेकिन आपके दरबार में बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं, बहुत ही अक्लमंद है, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। तो अगर कोई मुझे ये बता देगा कि इस संदूक में क्या चीज़ है, तो मैं सारी उम्र के लिए आपके दरबार में नौकर बन के रहूंगा। आगे क्या होता है? सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों के सिर झुक गए। तो अब ये सभी नहीं बता पाए कि क्या है। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। कौन थे? गोनू झा नाम के। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जग हसाई हो जाती। उन्होंने समझा कि ये चुनौती दे रहा है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। गोनू झा बड़े अक्लमंद थे, नहीं तो पूरे संसार में हमारे दरबार की जगह हसाई हो जाएगी कि भाई यहाँ पे कोई इतना ज्ञानी रहे ही नहीं। गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा, मैं बता सकता हूं कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। तो गोनू झा ने कहा, ठीक है, मैं बता दूंगा कि संदूक में क्या है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बात माननी होगी। संदूक के साथ व्यापारी को रात भर मेरे यहाँ रहना होगा। जब वो मेरे यहाँ रहेगा तो मैं बता दूंगा कि उस संदूक में क्या है। संदूक बदला ना जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकता है। मतलब ये संदूक में कहीं हेर फेर ना हो, कुछ ना हो, तो पहरेदार भी रखें और हम लोग भी जागते रहेंगे। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में व्यापारी ने कहा, मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूं। गोनू झा ने कहा, भाई कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूं। पेड़ों की भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? तो भाई क्या हुआ, जब संदूक लेकर व्यापारी वहां पहुंचा, सारी रात दोनों को जागनी थी, क्योंकि संदूक को निगरानी करनी थी कि भाई संदूक ना बदल जाए। तो रात काटनी थी, तो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तो बात करते हुए बोलते हैं, तो गोनू झा बोलता है, कुछ दिन पहले मुझे भी एक व्यापारी मिला था, उसने बोला था
कि मैं भी बिना पानी के जो है वो पेड़ उगाता हूँ, और जो है ना ये पेड़ जो है वो सिर्फ रात, इसके फूल जो है सिर्फ रात में खिलते हैं, तो क्या आपने भी ऐसा ही कोई पेड़ उगाया है? उसने अहंकार में कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। तो उसने भी बोला कि भाई मेरे जो पेड़ है ना, ये रात में ही खिलता है और रात में ही अच्छा लगेगा, और इसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, एक रंग का नहीं, बहुत सारे रंगों के फूल खिलते हैं। व्यापारी बोलता है। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वह निश्चिंत हो गया। उसको समझ में आ गया कि ये क्या चीज थी। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ दी। अब जब दोनों दरबार में एकत्र हुए तो गोनू झा ने जेब से अपने कुछ आतिशबाजी यानी कि फायरवर्क्स जो होते हैं ना, पटाखे जो हम लोग दीपावली में जलाते हैं, वो निकाले और जला दिए। सभासद झुंझला गए। वहां जितने लोग बैठे थे सबको गुस्सा आ गया। महाराज की आंखें लाल पीली हो गई। कहा, गोनू झा यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी, सभा का सामान्य शिष्टाचार भूल गए हो। तो भाई राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने बोला कि भाई सभा में रहने के कुछ नियम कायदे होते हैं, क्या आप भूल गए हैं? इस तरीके से करते हैं। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं, मतलब मैंने जो गलती करी है, जो दुष्टताई करी है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी, मतलब ये करना मेरे लिए जरूरी था। इसी में 7 व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। तो जो आए थे क्या कहते हैं व्यापारी भाई, उनका प्रश्न छुपा है का उत्तर है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों के फूल खिलते हैं। उन्होंने बोला कि यही वो पेड़ है जो बगैर पानी के उगाया जाता है और इसमें भांति भांति के रंग के फूल उगते हैं। व्यापारी अवाक रह गया। अरे वो एकदम आश्चर्यचकित, ऐसे कैसे उसको पता चल गया? उसने सहमते हुए कहा, महाराज इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया है। फिर भी उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? तो व्यापारी ने तुरंत महाराज से कहा कि गोनू झा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि इसमें आतिशबाजी, लेकिन तब भी जो है व्यापारी गोनू झा से पूछता है कि आखिर आपको पता कैसे चला कि इसमें आतिशबाजी है? तो अब गोनू झा क्या कहते हैं? गोनू झा ने सहजते से कहा, व्यापारी जब आपने कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उसमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर कहा कि रात ही में आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़ कुछ और अन्य सामान नहीं होगा। तो उन्होंने जब पूछा था ना कि रात में, क्योंकि आप आतिशबाजी अगर दिन में छुड़ाओगे तो मजा नहीं आता, जब वो रात में छुड़ाई जाती है तो कितना मजा अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूरा दिखता है। तो जब उसने बोला था ना रात में ही अच्छी लगती है, तो गोनू झा को समझ में आ गया कि ये आतिशबाजी ही है। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा हैं। तो अब उसने बोला था कि हम हमेशा सारी चाकरी बोलेंगे। कहते आप परेशान नहीं, आपका मन है तो यहाँ रहिए, रात में आप अपनी आतिशबाजियों का कमाल दिखाइएगा, अगर सभी कुछ अच्छा रहा तो आपको पुरस्कार प्राप्त होगा, लेकिन इस समय पुरस्कार गोनू झा को मिलेगा, क्योंकि गोनू झा ने इतनी मुश्किल पहेली का हल तुरंत निकाल लिया था। तो ये जो कहानी है ये प्रस्तुत करी है वीरेंद्र झा जी ने हमारे सामने, बड़ी अच्छी थी ना। तो अकलमंदी से किस तरीके से गोनू झा ने कितना मुश्किल सवाल हल कर लिया था। तो हर बात को हमें हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए कि क्या चीज हमें किस तरफ से इशारा कर रही है, तो कोई भी सवाल होगा फट से हल हो जाता है। तो यहां पर सबसे पहले कौन सी थी? टके की बात हुआ था ना, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अब ये टका क्या होता है, चीज को हम समझते हैं। चलिए, हमने आपको टका बताया भी था। टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। तो अब क्या होता है कि हमने आपको बताया था ना कि अगर हर चीज हमें 10 रुपए किलो या 10 रुपए में मिलने लगे तो क्या होगा। वही चीज उन्होंने बोला कि अगर हमको हर एक चीज 1 रुपए में मिलने लगे तो क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। अब आपको ये सोच के लिखना है, तो क्या नुकसान होगा और क्या फायदा। देखिए, अगर आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो इससे सारी जनता को फायदा होगा,
क्योंकि उन्हें सभी चीजें 1 रुपए किलो में मिलने लगेंगी। लेकिन वहीं दुकानदारों तथा विक्रेताओं को नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें हर चीज 1 रुपए किलो बेचनी पड़ेगी, जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो फायदा तो पब्लिक को होगा, जैसे हम खरीदेंगे हमें हर एक चीज सस्ती मिल जाएगी, हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन जो बेचारे बेच रहे हैं उनको नुकसान होगा, उन्हें तो कोई चीज का फायदा नहीं होगा, फिर वो लॉस में जाएंगे। तो दुकानदारों को इस चीज का नुकसान होगा। आगे क्या है, भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टका यानी रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं? तो अब यहां पर क्या है, भारत में हमारी करेंसी क्या है, रुपया है। बांग्लादेश में टका चलती है। उसी तरीके से हर कंट्री में अलग अलग पैसा चलता है। तो अब आपको कुछ कंट्रीज के नाम दिए हैं, सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। तो आपको इन सभी कंट्रीज की जो पैसे चलते हैं जिनका नाम है हमें वो खोज के निकालना है। तो क्या है, जैसे सऊदी अरब में क्या चलता है, दिनार। वहां पे जो खरीदने या बेचने के लिए जो करेंसी चलती है उसको हम बोलते हैं दिनार। जापान में चलती है येन और फ्रांस में चलती है यूरो, इटली में चलती है यूरो, इंग्लैंड में चलता है पौंड या स्टर्लिंग। ये सब चीजें वहां पर अब अगर आपको ये सब जाननी हो तो हर कंट्री में अलग अलग चलता है। आप इसकी एक तालिका भी बना सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। अब आते हैं कविता की कहानी। जो हमने कविता पढ़ी ना, तो इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखनी है। अब हमने पूरी कविता तो पढ़ ली, ये कविता थी, एक तरीके से कहानी भी थी पूरी। तो अब आपको इस पूरी कविता की कहानी को छोटा बनाकर यहाँ पे लिखना है। तो आप सभी इसको लिखने की कोशिश करिएगा अपने अपने शब्दों में। कैसे आप इसको छोटा कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर उसका आंसर दिया है हमने। ये कहानी अंधेर नगरी के गुरु और चेले से शुरू होती है। दोनों एक साथ ही आते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। यह सुनकर गुरु अपने चेले को उस नगरी से फौरन वापस चलने को कहता है, लेकिन चेला वापस जाने से इनकार कर देता है। कारण नगरी में हर चीज 1 टके मिलती है, यानी कि हर चीज वहां सस्ती मिल रही है। इस कारण से वो लालच में वहां रुक जाता है। तब गुरु अकेला ही वहां से चला जाता है और चेला वहीं रहकर खाने पीने का आनंद लेने लगता है। उस नगरी में खीरा, ककड़ी, रबड़ी, मलाई चीजें टका सेर मिलती हैं। कुछ दिन बाद नगरी की एक दीवार गिर जाती है। तब राजा इसके दोषी को पकड़ने का हुक्म देता है। दोषी के रूप में सिपाही, कारीगर, भिष्टी, मशक वाले, मंत्री सबको पकड़कर लाया जाता है। बाद में दोषी के रूप में मंत्री को फांसी देने का आदेश दिया जाता है, लेकिन उसकी मोटी गर्दन नहीं थी, इसलिए मंत्री को फांसी नहीं दी जाती और चेले को फांसी देने के लिए लाया जाता है। तब चेला अपने गुरु को याद करता है और गुरु आकर अपनी चालाकी से चेले को फांसी से बचा लेता है। साथ ही मूर्खता के कारण राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। मूर्ख राजा के मरने से सारी प्रजा खुश हो जाती है। तो इस तरीके से जो पूरी कहानी थी उसे हमने शॉर्ट करके यहाँ पर लिख दी। आप लोग भी इसको शॉर्ट करके लिखने की कोशिश करिएगा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 2। क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। अब देखिए, हम लोगों ने ऐसी बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होगी। आपकी आप जो है क्लास 5th की बुक में है, 4th की बुक में भी बहुत सारी कहानियां हैं। अगर कोई ऐसी कहानी या कविता आपको याद आती है तो ये आपको अपनी कक्षा में सुनानी है। हमें भी एक कहानी आती है, हम आपको सुनाते हैं, चाहे तो आप वो कहानी सुना दीजिएगा। तो क्या दिया है, खरगोश और शेर जंगल में एक शेर रहता था, यानी कि जंगल में एक शेर रहता था। वह मांस खाता। उसने खरगोश को खाने के लिए अपने पास बुलाया। पहले तो खरगोश वहां जाने से डर रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके शेर के पास चला गया। जब शेर ने पूछा कि तुम देर से क्यों आए, तो उसने कहा कि महाराज, रास्ते में मुझे आपसे बड़ा शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया था। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया कि मुझसे बड़ा शेर। उसने खरगोश को वह स्थान दिखाने को कहा जहां उसे बड़ा शेर मिला था। खरगोश ने उसे अपने साथ एक कुएं के पास ले गया और कुएं की तरफ इशारा किया। शेर ने जब कुएं के नीचे की ओर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। पानी था, नीचे देखा तो शेर की अपनी परछाई उसमें दिख रही थी।
वह उसे दूसरा शेर समझने लगा और गुस्से में दहाड़ने लगा। उसकी आवाज कुएं में गूंजकर वापस आई। ये तो उसने सोचा कि ये तो दूसरा शेर दहाड़ रहा है। गुस्से में वह उस पर झपटा और नीचे कुएं में गिर गया। इस प्रकार खरगोश ने होशियारी से अपनी जान बचा ली। अपनी जान भी बचाई और बाकी सभी जंगल के जानवरों की बचाई, क्योंकि वो सबको एक एक करके खा रहा था। तो समझदारी से खरगोश ने अपनी जान किस तरीके से बचा ली। आप चाहिए तो ये कहानी भी सुना दीजिएगा। आगे प्रश्न आता है हमारे पास में, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। अब आपको यहाँ पर कविता हमें ध्यान से पढ़ी है, हम सभी ने पढ़ी है, तो हमें क्या करना है, कुछ वाक्य लिखने। वाक्य के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स भी दिए गए, जैसे सड़के के बारे में लिख सकते हैं, बाजार के बारे में लिख सकते हैं, राजा के राजकाज के बारे में लिख सकते हैं, जो और आप लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए। अंधेर नगरी की कुछ वाक्य। अंधेर नगरी की सड़कें चमकदार थी, था ना, उसमें चमक करती थी। अंधेर नगरी में सभी चीजें टके सेर भाव में मिलती थी। अंधेर नगरी में कोई नियम नहीं था ना वहां पर। अंधेर नगरी में किसी के दोष की सजा किसी को भी मिल जाती थी। दीवार गिरी तो वहां उसने बोला कि भाई ये कारीगर है, कारीगर ने बोला गारा गलत था, भिश्ती ने बनाया, भिश्ती वाले ने बोला मशक वाले ने मंत्री पे, तो सर एक दूसरे पे दोष करते गए, तो किसी की गलती की सजा किसी को भी, और अंत में क्या होता है, मंत्री की सजा जो है वो चेले को दे दी जाती है, जबकि चेले का कोई दोष ही नहीं होता है। अंधेर नगरी में खूब बारिश होती थी और बिजली चमकती थी। तो ये सब चीजें हम ऐसे वाक्य लिखेंगे। आपको जो और आप भी कविता बहुत बड़ी है, जो वाक्य आपको समझ में आते हैं उन्हें भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक होगा? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। जो हमने कविता जहां पढ़ी अभी, ये जो हमने देखा समझा, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना सही है? आपको आपका जो भी उत्तर होगा उसका आपको कारण भी बताना है। अगर आप बोलते हैं कि हाँ सही है, तो आप क्यों सही बोल रहे हैं ये लिखना होगा, और अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं अंधेर नगरी हम नहीं कह सकते, तो आपको ये भी बताना होगा कि आप क्यों नहीं कह सकते हैं। तो क्या है, हाँ ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है, क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था और सजा देने की तरीका गलत था। चारों ओर अज्ञानता का वातावरण था, यहाँ का राजा महामूर्ख था। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हम आते हैं कविता की बात, जो हमने कविता पढ़ी। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अब प्रजा बहुत खुश हो गई जब मूर्ख राजा मर गया। ये एक पंक्ति थी हमारी कविता की। अब इस पे प्रश्न क्या है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने से खुश क्यों हुई थी? उनका राजा मर गया और वो खुश हो गए, इसका क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ होगा? अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने से इसलिए खुश हुई क्योंकि उस राजा की राज प्रणाली ठीक नहीं थी। मतलब वो जिस तरीके से शासन कर रहा था, उसने जैसे नियम लगा रखे थे वो बिल्कुल गलत थे और वो प्रजा को तकलीफ देते थे। तो इसलिए राजा के मरने से पूरी प्रजा खुश थी। दूसरा प्रश्न उसी पंक्ति पर है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। अब क्या था, अगर मान लीजिए हम किसी से परेशान थे तो राजा के पद पे वो बैठा था, जनता चाहती तो उसे पद से हटा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं हटाया, आपको ये बताना है। तो क्या है, प्रजा ने राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उस समय राजा का महत्व सबसे अधिक था। राजा ही राज्य का मुखिया होता था तथा उसी का ही हुक्म चलता था। तो यहाँ पर एक राज परिवार होता है, उसी का व्यक्ति जो है वो गद्दी पर बैठता है। यहाँ पर प्रजा को हक नहीं होता कि वो उसको हटा सके, और वो मुखिया होता है, वही राजकाज करता। अगर उसको हटा देते तो फिर मुखिया के पद पे कौन रहता, इसलिए प्रजा उसे पद से नहीं हटा सकती थी। प्रश्न संख्या 2 है हमारी। फिर हमारे पास एक कविता की पंक्ति है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। अब जो उन्होंने बोला ना, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है, ये पंक्ति थी। अब इस पर प्रश्न क्या है, गुरु जी ने क्या बात कही थी? उन्होंने क्या बात कही थी? गुरु जी ने कहा था यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ है। उन्होंने बोला गुरु की बात झूठी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कान में कि ये शुभ मुहूर्त है। तो राजा ने बोला क्या सही शुभ मुहूर्त है? तो गुरु ने क्या बोला था कि राजा जो है, गुरु की बात कभी झूठ होती नहीं। तो जो बात बोली थी वो थी फांसी पर चढ़ने का शुभ मुहूर्त यही है। दूसरा प्रश्न है, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरु जी ने जो बात कही वह सच थी?
जब उन्होंने शुभ मुहूर्त की बात गुरुजी ने बोली तो ये सुनते ही राजा ने बोला कि नहीं, मैं फांसी पर लटक जाता हूं। तो आपके हिसाब से क्या गुरु ने जो बात बोली थी वो सही थी? तो राजा गुरु की बात सुनकर फांसी पर लटक गया, लेकिन गुरुजी ने जो बात कही वह सच नहीं थी। वो बात तो उन्होंने चेला की जिंदगी बचाने के लिए बोली थी, एक षड्यंत्र था वो, और इस बात पर राजा फांसी पर लटक गया था। प्रश्न संख्या 4 है, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत, आपस में चर्चा करो। जो उन्होंने बात कही, जो मुहूर्त वाली बात कही, तो क्या ये सही थी या गलत, आपको ये बतानी है। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने बेगुनाह चेले की जान बचाई। तो इन्होंने सही किया, बेगुनाह चेले की जान बच गई, और राजा के मर जाने से जो फालतू के नियम कायदे से पूरी जनता फंसी हुई थी, पूरी प्रजा फंसी थी, उसे भी इस चीज से आजादी मिल जाती है। अब है अलग तरह से कुछ और हमारे पास में सवाल आ रहे हैं जो हमारे पाठ से अलग है, हमारी भाषा ज्ञान के। अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? अगर कविता यहाँ पे शुरू होती, जो पंक्ति दी है, थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, ठीक है, अब हमारे पास एक पंक्ति दे दी है, अब इसकी आगे की कविता हमको बनानी है, ठीक है। तो कैसे हम बनाएंगे, देखिए, थी बजली और उसकी सहेली थी बदली, गरजते थे बादल दमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली, बरसता था पानी चमकती थी बिजली। अब आप भी बहुत तरीके से बना सकते हैं, कोशिश करना, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से कविताएं बनाते हैं, हमें पता है, तो आप उसको अच्छे से, और जरूरी नहीं कि यही लाइंस कॉपी करिए, आप अपने तरीके से भी कुछ लाइन बनाइएगा। अब है क्या होता यदि, अब यहां पर जो है ना, जो कुछ सिचुएशन हुई, अब आपके सामने कुछ उलट सिचुएशंस दी जा रही हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता? तो क्या दी ये सिचुएशन, देखें, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती। अभी क्या हुआ था, मंत्री की गर्दन पतली थी तो उसका फंद आ नहीं रहा था। अगर उसकी गर्दन सही होती तब क्या होता? तो जाहिर सी बात है, मंत्री को फांसी पर लटका दिया जाता। तो क्या होता? तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता, वो फांसी पर चढ़ जाता। प्रश्न संख्या 2 थी, राजा गुरुजी की बातों में ना आता। जो गुरुजी ने बोला ना कि ये शुभ मुहूर्त है, अगर राजा नहीं आता और वो खुद फांसी पर नहीं चढ़ता तो क्या होता? उस सिचुएशन में क्या होता? राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। राजा चढ़ गया, अगर राजा नहीं चढ़ता तो चेले को फांसी चढ़ा दी जाती। प्रश्न संख्या 3 है, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता? संतरी ने बोला था कि ये गहरी नहीं थी, घनी नहीं थी। अगर वो बोलता पोली, यानी कि अंदर से खोखली थी, बाहर बाहर लगा दिया, अंदर कुछ नहीं था, अगर ऐसा होता तो राजा किस किस को तलब करता? तो क्या होता? अगर संतरी कहता दीवार इसलिए गिरी क्योंकि वो पोली थी, तो महाराज कारीगर भिश्ती मशक वाले को बुलाता, फिर शायद वह इन सबको फांसी की सजा देने की आज्ञा दे देता, यानी कि सबको एक साथ फांसी दे दो, क्योंकि इसमें इन सभी की गलती होती। अब है शब्दों की छानबीन, यानी कि अब हम शब्दों से कुछ खिलवाड़ करेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे आए जो हमारी हिंदी में किस तरीके से बोले जाते हैं वो, क्योंकि हमने जो देखा वो एक प्रदेश क्षेत्र की एक भाषा से रिलेटेड कुछ शब्द उसमें ऐसे बोले गए जो शुद्ध हिंदी में कैसे बोले जाएंगे, हमें वो पता करना है। क्या दिया है? नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। तो क्या दिया है? ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में। तो यहाँ जो क्षण शब्द है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षण। क्षण मतलब पल, सेकंड्स में, एक सेकंड में क्या हो जाए। फिर क्या है? गुरुजी ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। तो यहाँ तो उन्होंने बोला, ग्वालिन से बोला कि तुम न तेज भगरी, यानी कि तुम तेज मत भागो, यानी कि भग का मतलब भाग, यानी कि वो जल्दी जल्दी भाग के जा रही थी, तो जल्दी जल्दी मत जाओ, हमारे सवालों का जवाब दो। इसी से गिरी या ना मोटी घनी थी। अब यहाँ पर घनी, घनी शब्द से क्या तात्पर्य था? घनी का मतलब था गहरी, यानी कि वो डीप में खोद कर नहीं बनाई गई थी। ये गलती ना मेरी, ये गलती बिरानी। तो बिरानी का क्या मतलब है? पराई। ये मेरी गलती नहीं है, ये पराई, यानी किसी और की गलती है। न मेरी न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। तो मुहूर्त का मतलब क्या होता है?
मुहूर्त यानी कि ऐसा एक समय जो बहुत ही अच्छा हो नक्षत्रों के हिसाब से। आगे क्या दिया है, चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में से शब्द भरो। पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटाचट। तो अब आपके सामने ये सारे जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको इस्तेमाल हमें करना है जो नीचे वाक्य दिए गए हैं। तो इनको हम कैसे करेंगे, तो पहला जो हमारा सेंटेंस है क्या है, आंधी के कारण पेड़ से फल गिर रहे हैं। तो अब इसमें हमें कुछ इन्हीं शब्दों में से कोई एक शब्द ढूंढ के लिखना है। तो क्या दिया गया है, आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे थे। पटापट, पट 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 करके फल गिर रहे थे। दूसरा वाक्य है, हंसा अपना सारा काम कर लेती है। अब इसको क्या लिखेंगे, हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। फटाफट मतलब जल्दी जल्दी कर लेती है। आज रहमान ने सारे लड्डू खा लिए। इसमें हम क्या कर लिखेंगे, आज रहमान ने चकाचक सारे लड्डू खा लिए। चक 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 फटाफट फटाफट करके उसने सारे लड्डू खा लिए। आगे का सेंटेंस हमारे पास नेक्स्ट है, यह भुक्कड़ ने सारे लड्डू खा लिए। उस भुक्कड़ ने चटपट सारे लड्डू, चटपट मतलब फटाफट सारे लड्डू खा लिए। चटपट सारे लड्डू खा लिए। आगे है, सारे बर्तन धुलकर हो गए। क्या हो गए, सारे बर्तन धुलकर झकाझक हो गए। झकाझक का मतलब खूब अच्छे से शाइन करने लगे, चमकने लगे। तो इस तरीके से आप शब्दों के साथ थोड़ा सा खेलना शुरू करिए तो हिंदी बहुत ही मजेदार हो जाती है। तो यहाँ पर इस पाठ के ये प्रश्न उत्तर और अभ्यासकार हम यहाँ समाप्त करते हैं। और बहुत से चैप्टर हैं जो हम पहले पढ़ा चुके हैं और आगे आने वाले भी हैं। तो वो आपको कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। उस पे जब आप आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे CBSE इंग्लिश मीडियम दिया है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे क्लास 5th आ जाएगा। आप इसे क्लिक करेंगे, आपके सामने 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं सारे ही सब्जेक्ट हैं। तो अब आपको देखना है हिंदी का, तो यहाँ पर हिंदी दिया गया है। आप यहाँ पे वॉच नाउ लिखा है, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने, सिंपल है, आपको वहां पर उस चैप्टर के नंबर पर नेम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, पाठ की व्याख्या और प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर्स। तो जो आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने आप को बढ़िया से सारा चैप्टर समझा लीजिए और क्वेश्चन आंसर भी कर लीजिए। आगे और भी बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं, तो वो आपको टाइम भी मिलते रहे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल यानी magnetsbrain.com को आपको सब्सक्राइब करना होगा। जैसे आप इसे सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे आगे आने वाले वीडियोस के लिए। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बहुत एफर्ट्स लगाते हैं आपकी पढ़ाई के लिए कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।